एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और एक चमकती नदी के बीच हरितपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। यह गांव एक खुशहाल जगह थी, धरती पर एक छोटा स्वर्ग। यहाँ की हवा इतनी ताजी और साफ थी कि यह एक मीठी खुशबू जैसी लगती थी। ऊंचे पुराने पेड़ समझदार पुराने रखवालों की तरह खड़े थे, उनकी शाखाएं आसमान को छू रही थी। नदी, जिसे ग्रामीण निर्मला कहते थे, इतने साफ पानी के साथ बहती थी कि आप नीचे रंगीन कंकड़ देख सकते थे। यह गांव की जीवन रेखा थी, पीने और उनके खेतों के लिए पानी प्रदान करती थी। ग्रामीण प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे, लगभग जैसे वे एक बड़ा परिवार थे। हरितपुर के लोग सरल और दयालु थे। वे पक्षियों की भाषा और जंगल के रहस्यों को समझते थे। वे जानते थे कि प्रकृति उनकी सबसे अच्छी दोस्त और रक्षक है। का एक युवा रोहन पढ़ाई के लिए बड़े शहर गया। उसने ऊंची इमारतें, तेज कारें और ऐसी फैक्ट्रियां देखीं जो हर तरह की चीजें बनाती थी। वह शहर की दौलत और आधुनिक तरीकों से बहुत प्रभावित हुआ। जब वह हरितपुर लौटा तो उसे वह सादगी भरी सुंदरता अब नहीं दिखती थी जिसके साथ वह पला बढ़ा था। इसके बजाय उसे एक ऐसा गांव दिखा जिसे वह पिछड़ा हुआ मानता था। उसे एक नया सपना था, अपने साधारण गांव को एक हलचल भरे शहर में बदलने का सपना, ठीक वैसे ही जैसे उसने जिस शहर को छोड़ा था। उसका मानना था कि पैसा और विकास ही सबके लिए बेहतर जीवन का एकमात्र रास्ता है। रोहन की बड़ी योजनाएं थी। उसने अपनी शिक्षा और शहर के कनेक्शन का उपयोग कुछ अमीर व्यवसायियों को हरितपुर में निवेश करने के लिए राजी करने के लिए किया। उसकी पहली परियोजना नदी किनारे एक बड़ी फैक्ट्री बनाना था। उसने ग्रामीणों से कहा कि इससे नौकरियां और समृद्धि आएगी। हम सब अमीर बन जाएंगे, उसने वादा किया। हमारे बच्चों को अब यह साधारण जीवन नहीं जीना पड़ेगा। कुछ ग्रामीण उसकी बातों से उत्साहित थे, आराम और पैसे से भरे भविष्य का सपना देख रहे थे। लेकिन गांव के बुजुर्ग चिंतित थे। उन्होंने नदी और जंगल को देखा और इन नए बदलावों के बारे में गहरी बेचैनी महसूस की। वे जानते थे कि जो प्रगति प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है वह बिल्कुल भी प्रगति नहीं है। जल्द ही निर्माण शुरू हो गया। शांत गांव में बड़ी बड़ी मशीनें आ गईं। उनके जोरदार शोर ने शांतिपूर्ण चुप्पी को तोड़ दिया। उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री और आगंतुकों के लिए एक नए होटल के लिए जगह बनाने के लिए जंगल का एक बड़ा हिस्सा काट दिया। सदियों से खड़े पेड़ जो छाया और आश्रय देते थे, कुछ ही दिनों में गिरा दिए गए। पक्षियों ने अपने घर खो दिए और जानवर शेष जंगल में और गहरे पीछे हटने लगे, डरे हुए और भ्रमित। ग्रामीणों को रोहन के आधुनिक सपनों के भयानक परिणामों को देखने में देर नहीं लगी। फैक्ट्री, जिसे समृद्धि लानी थी, प्रदूषण लेकर आई। उसकी चिमनियों से दिन रात घना भूरा धुआं निकलता था, जिससे गांव धुंध और धुएं से ढक जाता था। हरितपुर की ताजा साफ हवा, जिसके लिए वह प्रसिद्ध था, अब एक अजीब अप्रिय गंध से भर गई थी। लोग ज्यादा खांसने लगे और कई लोगों को अपने सीने में लगातार भारीपन महसूस होता था। कभी नीला आसमान अब सुस्त और भूरा लगता था और रात में तारे देखना मुश्किल हो गया था। गांव अपनी सांसें खो रहा था तथा कथित प्रगति की कीमत से दम घुट रहा था। निर्मला नदी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वह अब गांव की जीवनदायिनी मां नहीं थी। उसका पानी रसायनों का एक जहरीला मिश्रण बन गया। नीचे के रंगीन कंकड़ काले गाद की एक परत के नीचे गायब हो गए। मछलियां, जो कभी ग्रामीणों के लिए भोजन का स्रोत थीं, मरने लगीं। उनके चांदी के शरीर सतह पर बेजान तैरते रहते थे। जो किसान अपने खेतों के लिए नदी के पानी का उपयोग करते थे, उन्होंने पाया कि उनकी फसलें खराब हो रही थीं। मिट्टी कमजोर और बंजर हो गई और जो सब्जियां वे उगाते थे वे छोटी और बेस्वाद थीं। हरितपुर की जीवन रेखा मर रही थी और उसके साथ गांव की आत्मा भी फेडिंग अवे। जंगल के विनाश का भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पेड़ों के चले जाने से जानवरों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। कई हमेशा के लिए इलाके छोड़कर चले गए, जबकि अन्य भूख से प्रेरित होकर भोजन की तलाश में गांव में प्रवेश करने लगे, जिससे डर और संघर्ष पैदा हुआ। प्रकृति का कोमल संतुलन पूरी तरह से टूट गया था। मानसून की बारिश, जो कभी खुशी लाती थी, अब बाढ़ लाती थी, क्योंकि मिट्टी को पकड़े रखने और पानी को सोखने के लिए कोई पेड़ नहीं थे। जो गांव अपने परिवेश के साथ इतने पूर्ण सामंजस्य में रहता था, वह अब प्रकृति के साथ युद्ध में था। और यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें ग्रामीण स्पष्ट रूप से हार रहे थे। हरितपुर के लोग भी पीड़ित होने लगे। प्रदूषित हवा और पानी उन्हें बीमार करने लगा। बच्चे,
जो पूरे दिन बाहर खेलते थे, अब अक्सर अजीब बुखार और त्वचा पर चकत्ते से बीमार रहते थे। बुजुर्ग जिन्होंने लंबा और स्वस्थ जीवन जिया था, अपने स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट महसूस कर रहे थे। जो गांव कभी स्वास्थ्य और खुशी का प्रतीक था, वह अब बीमारी और चिंता का स्थान बन गया। फैक्ट्री की नौकरियों से मिला पैसा उनकी सेहत या उस साफ पर्यावरण को वापस नहीं खरीद सकता था जो उन्होंने खो दिया था। उन्होंने अपने असली खजाने को ऐसी चीज के लिए बदल दिया था जो अंत में बेकार थी। रोहन के लिए असली मोड़ सबसे दर्दनाक तरीके से आया। उसकी अपनी छोटी बेटी माया, जिसे वह दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे लगातार खांसी थी और वह हमेशा थकी रहती थी। शहर के डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी बीमारी प्रदूषित हवा में सांस लेने और दूषित पानी पीने के कारण हुई थी। उस पल रोहन का दिल टूट गया। उसने अपने बीमार बच्चे को देखा और आखिरकार उसे अपनी भयानक गलती समझ में आ गई। दौलत और आधुनिकता का उसका सपना उसी हवा और पानी को झड़ दे चुका था जिसकी उसके अपने परिवार को जीवित रहने के लिए जरूरत थी। उसकी महत्वाकांक्षा की कीमत उसकी बेटी का स्वास्थ्य था। अपराध बोध और पछतावे से अभिभूत होकर रोहन जानता था कि उसे वह ठीक करना होगा जो उसने तोड़ा था। वह गांव के बुजुर्गों के पास गया, वही लोग जिनकी चेतावनियों को उसने नजरअंदाज किया था, और आंखों में आंसू लिए उसने अपनी मूर्खता और लालच के लिए माफी मांगी। उसने हरितपुर को उसकी पुरानी शान में वापस लाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कसम खाई। उसने फैक्ट्री के सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले हिस्सों को बंद कर दिया और अपने सारे पैसे एक बड़े सफाई अभियान में लगा दिए। वह ग्रामीणों के सामने खड़ा हुआ और कहा, मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया, अब कृपया इसे फिर से बनाने में मेरी मदद करें। उसके सच्चे पछतावे को देखकर ग्रामीणों ने एक एक करके मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। काम लंबा और मुश्किल था, लेकिन हरितपुर के लोग दृढ़ थे। उन्होंने निर्मला नदी को साफ करके शुरुआत की। पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक साथ काम करते थे। नदी के तल से कचरा और गाद निकालते थे। उन्होंने पानी को शुद्ध करने के लिए पौधों और पत्थरों का उपयोग करके एक प्राकृतिक निस्पंदन प्रणाली बनाई। उनका सबसे बड़ा मिशन जंगल को फिर से लगाना